हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। केमिस्ट्री कक्षा 10 में साइंस के सेकंड पार्ट केमिस्ट्री में हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन करना शुरू किए हुए हैं और दूसरा चैप्टर है हमारा कुछ लवणों की निर्माण विधि, गुणधर्म तथा उपयोग। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग कल तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने धावन सोडा या धोने का सोडा या हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। एक बार हम कल के वीडियो सेशन की चर्चा करते हैं, एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ रासायनिक नाम लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है तो पहले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे, Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट लिखा है तो 10H2O हो जाएगा। देन अणुभार इसका है 286। अब निर्माण की विधि की बात हम लोगों ने किया था कि कैसे इसको निर्माण किया जाता है, तो 3 स्टेप में पूरा हुआ था। बहुत आसान स्टेप है क्योंकि इसके पहले के रिएक्शंस जो हैं हम लोग जब लिखे थे बेकिंग सोडा का तो उससे मिलते जुलते थे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जो थियरी लिखी है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा CO2 से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता, सब पहले स्टेप में। तो जो थियरी है सारे सूत्र आपके सामने दिख रहे हैं। इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यहाँ से उठाएंगे और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, पुनः हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो हमारा ये Na2CO3 बन जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पूरा का पूरा यहाँ पे उत्पाद बने हुए हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुनः देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन जो भी है उसके कार्बोनेट को जल के 10 अणु के साथ क्रिया करा देते हैं। यहाँ से ए स्टेप को उठाएंगे हम लोग Na2CO3 को, और इसमें हम लोग जो है पानी मिला देंगे, वो भी कितना अणु, 10 अणु, तो आपका टोटल इसी के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा, और यहाँ पे आपका Na2CO3 डॉट आपका हो जाएगा 10H2O। तो इस तरह से ये जो आपका सूत्र बनेगा यही आपका धावन सोडा या धोने का सोडा का सूत्र है। आई होप इसके पहले भी आप देख लिए होंगे, आज फिर हमने एक बार रिवाइज कर दिया, आप देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा भी हम लोगों ने इसके पहले कर लिया था कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये जल में घुलनशील यानी विलेय होता है। और उसके बाद एक चीज़ और देखी गई कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट अर्थात उसमें जब 10H2O ना हो, पानी ना हो, तो वो चूर्ण अवस्था में होता है, जिसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी सोडा एस के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक सोडा एस है, एक सोडा लाइम है, ठीक है। तो यहाँ सोडा एस वही है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो जलीय विलयन उसका ना हो, उसमें पानी जो है वो ना हो, पानी की मात्रा उसमें ना हो। तो इस तरह से ये था। आज का जो हमारा वीडियो सेशन का मेन टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इस जो धावन सोडा है, इस धावन सोडा का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले भी तमाम चर्चाएं कर चुके हैं कि जब भी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी यौगिक हैं, जो भी कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड को बनाने की विधि क्या है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और उसके उपयोग क्या हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जो है NaCl का निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग देख चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग देख चुके हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख चुके हैं। अब धावन सोडा की बारी चल रही है। तो धावन सोडा के रासायनिक गुण में हम लोग देख रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव। एक बार फिर हम बता दें आपको कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण में डिफरेंस क्या है। कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। भौतिक गुण केवल बाहर से उसको देखने पर, छूने पर, एहसास करने पर, उसको या काटने, छाँटने, बीनने, कूटने, पीसने, छानने पर जो हमें उसमें परिवर्तन नज़र आता है वो हम भौतिक गुण के अंतर्गत रहते हैं। जैसे किसी चीज़ को, पेन ही है, अगर इसको हम इस तरह से अगर छुएंगे इस तरह से, तो हम देखते हैं कि ये ठोस है, ठीक है, ये लंबा है, बेलनाकार है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मानी जाएगी। बट अगर इसको हम आग के हवाले कर दें या इसमें हम कोई केमिकल मिला दें तो जो चेंजिंग इसमें आएगी वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, ओके। तो रासायनिक गुण में ये इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव। एक रासायनिक गुण आपके हैं NCERT बुक में है, NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चला गया है। ऊष्मा का प्रभाव मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी धावन सोडा बन रहा है, उसको ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर उसको हम हीट कर दें, उसको हम आग मतलब उसको गर्म कर दें तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी, यही ऊष्मा का प्रभाव बताता है। जैसे जल का प्रभाव, तो जल का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जल में घुल गया तो क्या होता, तो ऐसे ऊष्मा का प्रभाव। तो देख रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव में जो धावन सोडा की बात कर रहे हैं, तो धावन सोडा में हम लोग देख रहे हैं कि धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ने पर यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में टूट जाता है।
जब भी हम इसको खुले में छोड़ देते हैं, जो आपका धावन सोडा है ऐसे आप जो खुली वायु में छोड़ दीजिए, ओपन छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में, क्योंकि धावन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो वो मोनोकार्बोनेट में टूट जाता है। देखते रिएक्शन आपका बनता है। ये आपका पूरा का पूरा धावन सोडा है, Na2CO3.10H2O, यानी ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, यानी धावन सोडा है, धोने का सोडा है। हमने इसे खुले वायु में छोड़ दिया, और जब खुले वायु में हमने छोड़ दिया ये टूट गया, किसमें, Na2CO3 डॉट, अब देख रहे हैं पे H2O लिखा हुआ है, 10H2O नहीं है, ध्यान दीजिएगा, H2O लिखा है। और जब H2O है, खाली पानी का एक अणु है, तो एक अणु को हम लोग क्या कहेंगे, मोनो। 10 को हमने डेका कहा ना, तो एक को हम लोग क्या कहेंगे, मोनो। 2 को हम लोग डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा, 8 है एक्टा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये मोनो में पहले टूटता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 से एक माइनस हो गया, मोनो आ गया, तो जो बचेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ 9H2O। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि पूरे धावन सोडा को जब हम लोग वायु में खुला छोड़ देते हैं, जब हम लोग उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो टूटता है मोनोहाइड्रेट में पहले। तो मोनोहाइड्रेट में आपका ये हो गया Na2CO3 में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, बट जो पानी की मात्रा है वो विखंडित होना शुरू होगी, निर्जलीकरण होगा, क्योंकि वायु में छोड़ेंगे खुला तो वो इवेपोरेट होगा, वाष्पित होकर के निकलेगा कुछ पानी। तो ये देख रहे हैं मोनोहाइड्रेट में टूट गया, यानी मोनो H2O, और शेष जो बचा 9H2O के रूप में इधर आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि अब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म करने पर अब यहाँ से जो सिचुएशन बनती है, ये देख रहे हैं ना इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सिचुएशन बनती है, यानी Na2CO3H2O, केवल इसी को यहाँ तक को अब लोग हम देखते हैं गर्म करते हैं, तो ये भी पानी निकल जाता है उसमें से, जो एक बचा हुआ है जब गर्म करने पर वो भी निकल गया। तो इस तरह से निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट को कल अभी हम लोग देखे थे, क्या कहा गया था, सोडा एस कहा गया था, भौतिक गुण में हम लोग देखे थे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपका बन जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, यानी Na2CO3.H2O यहाँ से लेके आएंगे, और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ हम गर्म का निशान लगा दे रहे हैं, या तो ऐसे डेल्टा का निशान बना दिया जाता है, या तो गर्म लिखा जाता है, या गर्म करने पर पूरा भी लिख सकते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो ये भी पानी गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, वो भी निर्जली, ठीक है, अर्थात इसमें कोई पानी नहीं। देखिए पानी होता तो यहाँ डॉट करके H2O लिखा होता, कोई पानी की मात्रा नहीं है। तो इस तरह से ये, तो एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण इसका ये चीज़ है कि धावन सोडा का उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले उष्मा का प्रभाव के आधार पर हम लोग देखेंगे क्या होगा कि जब इसे खुले वायु में हल्का उष्मा जब देंगे तो ये पानी के अणु जो हैं इसके वो टूटेंगे और मोनोहाइड्रेट बनाएंगे, और पुनः जब मोनोहाइड्रेट वाले को हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, तो वो भी बचा खुचा पानी निकल जाएगा, और निकलने के बाद बस नहीं कुछ बस केवल Na2CO3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस धावन सोडा का या जो धोने का सोडा है, इसका हम लोगों ने रासायनिक नाम पढ़ लिया, इसका हम लोगों ने अणुभार पढ़ लिया, इसका हम लोगों ने अणुसूत्र पढ़ लिया, बनाने की विधि 3 स्टेप में पढ़ लिया, इसके अलावा भौतिक गुण पढ़ लिया, रासायनिक गुण पढ़ लिया। अब लास्ट की टॉपिक हमारी आती है, इसका यूजेज कहाँ है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देख रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला तो देख रहे हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में होता है। एक चीज़ और आपको बता दी जाए कि ऐसे बहुत से आपको कंपाउंड मिलेंगे कि जिनका उपयोग कहीं न कहीं प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में होता, अभिकर्मक के रूप में होता। अभिकर्मक क्या है, जब हम प्रयोग करते हैं तो जब कोई भी कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्शंस कभी कभी स्लो होते हैं या तेज़ होने लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएजेंटों का प्रयोग करते हैं, अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर उसको हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत उसका यूज कहीं कहीं होता है। आगे तमाम ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे इंटरमीडिएट में जहाँ अभिकर्मक के बारे में डिटेल रूप से आपको समझाया जाएगा। तो पहला तो ये हमारा कॉमन हो गया कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा प्रयोग देखते हैं कांच, कागज़ आदि बनाने में, यानी कागज़ के बनाने में भी होता है धावन सोडा का उपयोग, और कांच के निर्माण में, शीशा जो होता है उसके निर्माण में होता है। फिर देखते हैं पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम होता है उसके शोधन में होता है। पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर से हम लोग जो है निकालते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल से नहीं है, उसके अंतर्गत जो है आपको पेट्रोलियम में आपका चारकोल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, डीजल आता है, केरोसिन आ जाता है, मोबिल आता है, ग्रीस आता है, सब आता है। तो उसको हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर उसको हम लोग अलग अलग उसकी विधियाँ हैं, शोधक कारखाने हैं तमाम, उनमें हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं। फिर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर डिसाइड कर दिया जाता है पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, घासलेट, इस तरह जो भी है। तो पेट्रोलियम के शोधन में कर लिया जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं इसको आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, फिर देख रहे हैं बेकिंग पाउडर,
तथा सुहागा बनाने में। बेकिंग पाउडर की चर्चा इसके पहले हम लोग किए हैं, उसमें भी हम लोग इसी से बनाए थे, इसी को तो बनाए थे। उसमें पानी हम लोग क्या किए थे बेकिंग सोडा बनाने में कि जो सोडियम कार्बोनेट था उसके जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित कर दिए थे, यही तो किए थे। तो इस तरह से उसको बनाने में होता और जल की कठोरता दूर करने में होता। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 5 6 4 इसके उपयोग थे, इन उपयोगों को आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, फिर बनाने की विधियाँ 3 स्टेप में देख लेंगे, फिर उसके अणुभार, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम को देख लेंगे। इस तरह से धावन सोडा पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। आई होप इन दोनों वीडियो सेशन में आप लोग मिला करके धावन सोडा को पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे उसको। और फिर अब इसके बाद जो अगला आपके सिलेबस में रखा गया है वो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। पूरा नाम होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम सिचुएशन वही चलेंगे, इसका रासायनिक नाम, सामान्य सूत्र, अणु सूत्र, अणुभार, फिर बनाने की विधि, रासायनिक गुण उपयोग, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।